आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम लेते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम्पल जल्दी समझ में आते हैं, हमारे अंदर कीड़ा ही वैसा है, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं किसी गेम की, है ना, तो किसी गेम की बात करते हैं तो उस गेम के बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं, उसके रूल्स। अगर उस गेम में रूल्स नहीं होंगे तो उस गेम को खेलने का कोई मज़ा नहीं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं फुटबॉल का, है ना, हम फुटबॉल का एग्जांपल लेते हैं तो फुटबॉल में कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। जैसे फुटबॉल का एक गेम होगा 90 मिनट्स का, है ना, हैंड राइटिंग मत जाओ भाई। एक गेम होगा 90 मिनट्स का, और फिर उसमें कुछ पेनल्टीज आती है। ये अगर आप कुछ प्लेयर को शोल्डर पुश गलती से करते हो जब उसकी बॉल कॉन्टैक्ट में नहीं है तो आपको पेनल्टी लगेगी। ऐसे सर्टेन रूल्स होते हैं। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या वो फुटबॉल गेम फुटबॉल का रहेगा? नहीं। आप उसको हाथ में लेके दौड़ने लग जाओ, रग्बी बन जाएगा। आप वहाँ मार कुटाई चालू कर दो, WWE बन जाएगा। तो जब तक आप किसी गेम की फंडामेंटल्स को फॉलो नहीं करते हैं उस गेम को खेलने में मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए किसी गेम को खेलने के लिए उसके रूल्स ज़रूरी है, उसके फंडामेंटल ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? फंडामेंटल्स। और अलग अलग गेम के, ये तो फुटबॉल की बात की हमने, है ना। हम क्रिकेट की बात करते हैं, अलग अलग गेम के अलग अलग फंडामेंटल्स होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं, और हर एक गेम के अलग अलग जो फंडामेंटल्स होते हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब वैसे ही जैसे हमारे गेम्स में जो फंडामेंटल्स होते हैं वैसे ही हमारे सोसाइटी में, सोसाइटी ऑल्सो हैज़ इट्स फंडामेंटल्स। जो हमारा समाज है उसके भी कुछ वो होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं। उसका भी एक बेस होता है ना, उसका बेस होता है। और हमें सामाजिक रहने के लिए उस फंडामेंटल्स को, उस बेस को फॉलो करना ही पड़ता है। और जैसे अलग अलग गेम्स में अलग अलग फंडामेंटल्स होते हैं, वैसे अलग अलग समाज में अलग अलग फंडामेंटल्स होते हैं। अब इसी जो फंडामेंटल, जो बेस होता है समाज का, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें बताता है कि हमारा समाज जो है वो किस तरीके से चलता है, हमारे समाज में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। इस चीज़ को बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे वाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशंस। एक कंट्री को, ठीक है, एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या की फीचर्स है, ठीक है। और एक और टॉपिक पढ़ेंगे कि वो फॉर्म कैसे हुआ था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी, कैसे बनी थी, उसके जो हेड थे वो कौन थे, ये सब हम पढ़ेंगे। आपने बी आर अम्बेडकर सर का नाम सुना होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना। तो उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहला टॉपिक हमारा की नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब ये बताइए रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। अगर किसी कंट्री के पास, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम क्या बोल सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है? नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी में अंतर आता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो आपको बताता है कि आपकी कंट्री में ऐसा काम होना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी एक प्रिंसिपल है। जब तक डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स है जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, है ना, क्लास 8th में पढ़े थे हमने, क्लास 9th में पढ़ा था, जब तक वो डेमोक्रेटिक फंडामेंटल्स काम नहीं आएंगे तब तक कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं हो। जैसे चाइना का एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, चाइना के पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पर वो फॉलो होता है? नहीं होता। इसलिए क्या वो कंट्री डेमोक्रेटिक है? नहीं है। वहाँ पे जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है वो नहीं होते, तो उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक किसी भी एंगल से नहीं बोल सकते। तो ये कहीं भी कंपल्सन नहीं है कि अगर किसी कंट्री के पास में कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मतलब वो डेमोक्रेटिक होगी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी आर टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आगे। कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स डिफरेंट पर्पसेस। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। जैसे कि इट लेज आउट सर्टन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ अ कंट्री दैट वी एज ए सिटीजन एस्पायर टू लिव इन, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा संविधान है वो बताता है कि हम एज ए सिटीज़न कैसे समाज में रहने की चेष्टा करते हैं, यानी कि कैसे समाज में रहने के लिए एस्पायर करते हैं, ठीक है। द वर्ड एस्पायर हियर टेल्स अस कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि आप जैसे आप एक समाज में रहते हैं तो आप उस समाज को वो करना चाहेंगे ना कि मेरे समाज में ये होता हो, तो वो सब चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी रहती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे समाज की फंडामेंटल्स है, तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी रहती है। सेकंड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री।
अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री का जो है ना, उसमें हर एक बेसिक बातें होगी, तो उसमें ये भी होगा कि हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। अगर आपको पता है कि हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है तो मुझे आप बताइए। जैसे चाइना में कुछ और होगा, है ना, यूएसए में कुछ और होगा, नेपाल में जैसे पहले मोनार्की थी, है ना, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई, अब वहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो जैसे हर कंट्री का अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम होता है, और हर एक कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। तीसरा पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द सेफ गार्ड अगेंस्ट पावरफुल अथॉरिटीज़। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे समाज में कुछ ऊंचे तत्व होते हैं, कुछ नीचे होते हैं ना, कुछ अपर क्लास लोग होते हैं, अपर क्लास, या फिर जैसे अगर हायर अथॉरिटीज़ की बात करते हैं, पावरफुल अथॉरिटीज़, तो हम मान लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट से कोई ग्लिच हुई है ना, तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर ऐसा मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वल राइट देता है, सेफ गार्ड देता है कि हम पावरफुल अथॉरिटी से भी अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, और कैसे लड़ सकते हैं ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।